नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे पहले रॉबिन हुड बनते हैं, फिर राजनीति में आते हैं और अब उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है और अब वो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक बन गए हैं, जगत गुरु भी बन चुके हैं। तो आज उनसे सीधी बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो गुप्तेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। जी नमस्ते। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो गुप्तेश्वर जी, आप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपने हाल ही में एक बयान दिया था, आपने साफ कहा था कि मैं राजनीति में आया था कि स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर चापलूस लोग हैं। तो इस बयान के पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे कुछ नहीं है। मेरा कोई बयान अब राजनीतिक नहीं होता और चूंकि आप लोग मेरे हर बयान में राजनीति को खोजते हैं, ढूंढते हैं, उसमें राजनीति निकालते हैं, इसलिए पीछे उसके देखने चलने लगते हैं। न इसके पीछे है कुछ, न इसके आगे है कुछ। आप पत्रकार हैं तो पूरी दुनिया के पत्रकारों को, पूरी दुनिया के जनता को ये पता है कि आज की राजनीति में चापलूसी के बिना कुछ भी नहीं होता। वही बात मैंने बोल दिया, इसमें आगे पीछे वाली कोई बात नहीं है, एक सामान्य स्टेटमेंट था, वो मेरे स्वभाव को सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। उसमें कोई राजनीतिक वजह मत खोजिए। मतलब कोई राजनीतिक वजह नहीं थी, आपने एक जनरल सी बात कह दी, ठीक है। अच्छा ये बताइए गुप्तेश्वर नहीं, जी, स्टैंडर्ड की बात इसलिए नहीं की मैंने, समरीन, मैंने स्टैंडर्ड की बात ये की कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहता था कि मुझे राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ दिख रहा था। किसी भी भारत के डीजीपी, कोई स्टेट का कोई डीजीपी हो, मैं तो एक बहुत बड़े प्रदेश का डीजीपी था, 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी, लेकिन किसी प्रदेश के किसी भी डीजीपी को बोलो जिसकी अभी 6 महीने नौकरी हो कि आप इस्तीफा दे करके और विधायक का चुनाव लड़िए, कोई एक भी तैयार हो जाए तो मुझे बताइएगा। कोई नहीं तैयार होगा। विधायक का प्रोटोकॉल में सुन लीजिए बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन ग्लैमर एक डीजीपी के पास ज्यादा होता है, रिसोर्सेज ज्यादा होता है। तो कोई भी डीजीपी अपना पद छोड़ के विधायक बनने के लिए नहीं आएगा। मैं विधायक इसलिए बनना चाहता था कि मैं एक मानदंड, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता था, विधायक कैसा होना चाहिए, बस उसके लिए मैंने ये तो आपके नजरों में विधायक कैसा होना चाहिए? क्या कोई ऐसा विधायक है, अभी आप किसी को देखते हैं जो आपके स्टैंडर्ड पे, जो आपकी नजरों में बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा हो? कोई है ऐसा गुप्तेश्वर जी? देखिए, मैं किसी विधायक को अगर नाम से पूछेगा तो मैं जानता ही नहीं, सच तो ये है। 2-4 मित्र लोग हैं, मेरा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पिछले 3 वर्षों से कोई संवाद नहीं है। किसी भी ब्यूरोक्रेट से, आईएएस अफसर से, आईपीएस अफसर से, मंत्री से, विधायक से। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी नजर में, मतलब अभी तक आप जितने भी विधायक को जानते हैं, कोई ऐसा है नहीं आपकी नजर में और आपके जहन में भी कोई ऐसा नाम नहीं है? नहीं, मेरे सपने जो थे, एक विधायक बनकर के मैं जो करना चाहता था वो एक मानदंड स्थापित करना चाहता था कि गरीबों के यहाँ जाएं, गरीबों की बात सुने। हम पटना में एयर कंडीशन में न रह करके 365 दिन में जब सत्र नहीं चलता हो तो हमारा आसन गरीबों के दरवाजे पर लगे, उनकी झोपड़ी में, उनकी खटिया पर सोए, उनकी सूखी रोटी खाएं, उनकी समस्या को समझें और सरकार तक पहुंचाएं। अब ये सब आप हो सकता है कि ऐसा कर रहे हैं लोग, क्योंकि चुनाव के वक्त तो सब इस तरह की बात करते हैं। मैंने बात कहाँ किया? मैं चुनाव में वोट मांगने गया था क्या? मैं तो अपने सपनों की बात कर रहा हूँ जो मेरे दिल में था। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। मैं जी समरीन नाम हुआ मेरा, मैं यही बात कह रही हूँ कि लोग इस तरह की बात करते थे और करते भी हैं, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन आपकी जो तो वही तो मैं करना चाहता था। बिल्कुल, आपका ये सपना है जो आप करना चाहते थे। लेकिन ये बताइए गुप्तेश्वर जी, चलिए ये तो सपना है, आप ये करना चाहते थे, लेकिन अब आपने राजनीति क्या छोड़ दी है या आप राजनीति में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे? वो मेरा विषय ही नहीं है ये बात। इस बात का मैं 100 बार
उत्तर दे चुका हूं कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, राजनीति में मुझे आना नहीं है। मेरा तो जीवन फिर पूरी आपके तरह सपने बदल गया। अधूरे रह जाएंगे, आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, आप जो करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाएंगे लोगों के लिए। मेरे सपने इतने बड़े हैं कि वहां तक आपकी बुद्धि की समझ नहीं है, आप पहुंच नहीं पाइएगा। अच्छा। मेरे सपने हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को जानना। मेरा सपना है कि जीव अपने स्वरूप को समझे। मेरा सपना है ईश्वर की अनुभूति करना। वो बात मत, वो विषय छेड़िए, वो आपके समझ के परे। मेरा अब वो सपना है, मेरा वो सपना था, उस सपना को वहीं छोड़ दिया मैंने, वो लौकिक सपना था। अब मेरे जो सपने मतलब हैं वो आध्यात्मिक सपना, सपने। मतलब अब आपके अलग सपने हैं, वो सपने कहीं पीछे छूट गए हैं, अब हम छूट राजनीति में जाता है ना, आपको नहीं बच्चा देखेंगे। पहले खिलौना से जी। खेलता है कि नहीं, 5 साल का बच्चा 10 हम्म। साल का होता है खिलौना छोड़ देता है कि नहीं, 20 हम्म। साल का होता है तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं कि नहीं, और बिल्कुल, तो अब 60 साल आपकी के बाद में प्राथमिकताएं, प्राथमिकताएं जी। बदल जाती हैं कि नहीं। जीवन में जैसे जैसे अनुभव होता है हम्म। वैसे वैसे व्यक्ति की प्राथमिकताएं भी बदलती प्राथमिकताएं, हैं। प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। ठीक है गुप्तेश्वर जी, ये बताइए कि अचानक से आपकी जिंदगी ने करवट कैसे ले ली? ये जो हम आपका रोल देखते हैं, ये अचानक से तब्दील कैसे हो गया? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप डीजीपी रहे, फिर आप रॉबिन हुड के किरदार में हमें दिखे, फिर आप राजनीति में किस्मत आजमाते हुए दिखे, अब आप हमें ऐसे दिख रहे हैं, जगत गुरु बन गए हैं। ये अचानक से बदलाव, तब्दीली कैसे आ गई? मुझे आप लोगों की बुद्धि को प्रणाम करना पड़ेगा। अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रश्न का भी हजारों बार जवाब दे चुका हूं मैं। मेरे जीवन में हमेशा एक ठहराव रहा है। गरीब का बेटा था, अपनी मेहनत से आईपीएस बना। 35 साल जितने दिन रहा, मैंने जमकर अपने उस प्रशासनिक धर्म का निर्वाह किया। मेरा शत्रु भी कोई ये नहीं कर सकता कि मैं कभी एसपी के रूप में फैल रहा, डीआईजी के रूप में फैल रहा, या आईजी के रूप में फैल रहा, या डीजीपी के रूप में फैल रहा। जहां भी रहा, चाहे एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा या डीजीपी रहा, तो एक अधिकारी के रूप में कोई मेरा आलोचक भी ये नहीं कर सकता है कि वो गोबर थे, फेल्योर थे, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं करते थे, खाकर सोए रहते थे। मेरे शत्रु भी ये आलोचना नहीं कर सकते और कुछ भी कहें। उस समय का मेरा वही कर्म था, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने सेवा समाप्त होने के 6 महीने पहले ये सोचा कि राजनीति सेवा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें प्रवेश करके मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन भर मैंने पब्लिक ओरिएंटेड प्रो पुअर पुलिसिंग किया था, जनता से जुड़ा हुआ आदमी था। तब तो बिहार सरकार मुझे हर जगह मिलती थी, जहां भी दंगा हो, फसाद हो, विधि व्यवस्था की समस्या हो, तो जहां भी होता था मैं अकेला जाता था, कोई फोर्स लेकर थोड़े जाता था, अकेला जाता था और भीषण से भीषण स्थिति को काबू में करता था। क्यों? क्योंकि जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ था, जनता के साथ में जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि राजनीति सेवा का बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकती है, तो मैं इसलिए राजनीति में जाना चाहता था। तो राजनीति में मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ। जब प्रवेश ही नहीं हुआ, शुरू में प्रथम ग्रासे मक्षिका पात हो गया, तो मैं ये अपने को समझ गया कि आज की राजनीति में मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने अपनी जीवन की दशा बदल दी और पूरी तरह से अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया। इसमें कहाँ इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो मतलब वहां से फिर तब्दीली आ गई। ठीक है, हम समझ गए कि तब्दीली कब आई, कैसे आई, ये सारी चीजें, पिक्चर जो है क्लियर हो गई। अच्छा ये बताइए गुप्तेश्वर जी, क्योंकि देखिए लगातार जो है, देखिए आप जो सुर्खियों में आए, आप सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से सुर्खियों में आ गए, तो आपको क्या लगता है अभी भी सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा है? मतलब सुशांत सिंह राजपूत को अभी भी जस्टिस नहीं मिल पाया है, क्या लगता है कहां पर कमी रह गई? हिम्मत की बात है। देखिए घटना कहाँ हुई, उसकी संदेहास्पद मृत्यु कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र की पुलिस ने तो कुछ किया नहीं। तो मृत्यु के 1 महीने 1.5 महीने के बाद मैंने, हिम्मत की बात है, देखिए बिहार में मैंने मुकदमा किया, कितनी बहस हुई, कितना विवाद हुआ, बड़े बड़े टीवी पर बड़े बड़े कानून के विशेषज्ञ बैठकर बहस करने लगे कि अगर महाराष्ट्र में घटना हुई है तो बिहार में कैसे केस हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे हर एक्शन पर अपनी मुहर लगाई। मतलब केस जो मैंने किया था उस पर भी कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने टीम भेजी अनुसंधान करने के लिए, मुंबई पुलिस ने अनुसंधान नहीं करने दिया।
मैंने उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने एक आईपीएस अफसर को लाइजनिंग के लिए भेजा, उसको कोरोना और के नाम पर क्वारंटाइन कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। ये सब बातें हुई। मम्मी पुलिस ने सहयोग नहीं किया तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से विमर्श करके मैंने केस को सीबीआई को दे दिया। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मुहर लगा दी और सीबीआई को केस दे दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि 15 दिन भी हमको अनुसंधान करने का मौका नहीं मिला। तो अब मामला सीबीआई के जिम्मे है, तो हम लोगों को धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। सीबीआई के काम करने के तरीके हैं, उसमें समय लगता है। मुझे पक्का भरोसा है कि सत्य एक दिन उजागर होगा और जो जैसी बात होगी वो सामने आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर क्योंकि आपने भी अनुसंधान किया है पूरे मामले का, आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है आपको, वाकई ये मर्डर था या फिर सुसाइड था? देखिए, अनुसंधान नहीं किया ना। 5 दिन मेरी टीम वहां रही सिर्फ, और 5 दिन महाराष्ट्र पुलिस हमारी टीम को खदेड़ती रही। कोई पदाधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुआ। केवल पीओ देख पाए थे लोग, लेकिन पीओ पर कुछ भी नहीं था उस समय। तो हमारी टीम को अनुसंधान करने का अवसर मिला नहीं। और मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, अनुमान पर कोई बात नहीं करूंगा। जब सीबीआई इस केस का अनुसंधान कर रही है तो इसमें अनुमान की क्या बात है? अनुसंधान का परिणाम आएगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, आप बाबा बागेश्वर से भी मिले थे, आपकी मुलाकात हुई थी, सीक्रेट मीटिंग चली थी आप दोनों की, क्या कुछ बात हुई थी? जब मुलाकात हुई तो जाहिर है बात हुई। देखो, हम वो सनातनी हैं, वो धार्मिक व्यक्ति हैं, मैं उसी पेशे में हूँ। तो जैसे दो भाई भाई से मिलते हैं, दो धर्मगुरु से मिलती हैं, वैसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैं 2 दिन रहा, उनके साथ रहा, उनकी गाड़ी में ही बैठ करके उनके साथ ही मैं गया। उनके कथा स्थल मंच पर भी रहा, अपनी गाड़ी में ही वो लेकर के आए भी। 2 दिन उनके साथ ही मैंने अपना दिन का भोजन भी किया। वो सब ठीक है, लेकिन वो वहां कोई राजनीति की चर्चा नहीं हुई, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मतलब मुलाकात हुई तो कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, आप केवल धार्मिक बातें हुई। केवल धार्मिक बातें हुई आप दोनों के दरमियान। तो मतलब अंत में हम यही पूछेंगे आपसे कि राजनीति में गुप्तेश्वर पांडे को हम दोबारा नहीं देखेंगे। ये बात तो 100 बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोल चुका हूँ जी। लोगों को, जिनको हमसे मतलब ये प्रश्न पूछते हैं बार बार, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजनीति में मुझे नहीं आना है, क्योंकि उससे बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूं, उससे बड़ा मैं काम कर रहा हूं। मैं लोगों की आध्यात्मिक चेतना में उत्कर्ष लाने के लिए कर रहा हूं। राजनीति में आकर क्या करूंगा? एमपी हो जाऊंगा, एमएलए हो जाऊंगा या मंत्री हो जाऊंगा तो क्या कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अब मैं बहुत बड़े पैमाने पर समाज की चेतना में उत्कर्ष आए, उसके लिए काम कर रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है गुप्तेश्वर जी, एक आखिरी सवाल मेरा। आखिरी सवाल ये है कि आप एक डीजीपी भी रहे हैं, तब आपने देखा होगा कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी थी। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आप देख रहे हैं, अभी भी आप देखते होंगे, क्या लगता है क्या तब्दीली आई है? क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है? मैं न बिहार में रहता हूँ, न टीवी देखता हूँ, न मैं अखबार पढ़ता हूँ, न वहाँ के प्रशासन के बारे में मुझे कोई जानकारी है, न मेरी किसी नेता से बात होती है, न मुझे किसी पदाधिकारी से बात होती है। और अगर होती भी तो इस विषय पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। सरकार है, प्रशासन है, व्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है, तरह तरह के लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तो ये बातचीत, ये चर्चा आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।